अच्छा भाई, कल की क्लास में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कैलकुलेट किया था या जिंक निकाला था। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं कॉपर का। ठीक है, मेथोडोलॉजी सेम रहेगी। ठीक है, मेथोडोलॉजी में कोई फर्क नहीं आएगा, मेथोडोलॉजी वही रहेगी। और कॉपर का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। अच्छा, मेथोडोलॉजी में थोड़ा सा याद कराता चलूं। आप लोगों को याद होगा कि कल हमने दो अलग अलग बीकर्स लिए थे। एक बीकर में हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया था, दूसरे बीकर में हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगाया था। एक बीकर में हमने जिंक सल्फेट रखा था, एक बीकर में हमने हाइड्रोजन सल्फेट रखा था। दोनों को एक वायर से जोड़ा था और इन दोनों के बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया था। ठीक है, ये कल का सेटअप था। अब आज चूंकि कॉपर का कैलकुलेट कर रहे हो तो चेंज क्या होगा, जैसे कल आपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, आज आपको क्या करना पड़ेगा, आज आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लोगे क्योंकि आप कॉपर निकाल रहे हो। कल आपने जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया था, आज आप कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दोगे। बाकी ये वाली साइड वैसे ही रहेगी, सॉल्ट ब्रिज वैसे ही रहेगा। फर्क वाजे हुआ बेटा? जी सर, और अगर हमें किसी भी एलिमेंट का मालूम करना हो तो बस यही चेंज होगा। जी बेटा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये तो स्टैंडर्ड है, SHE शी है ना, ये तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको तो हमने 0 पे फिक्स किया हुआ है ना, तो ये वाला तो वैसे ही फिक्स रहना है। सिर्फ इस तरफ दूसरे वाले में आप चेंजेस लाओगे और मालूम करते जाओगे। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब हमारे पास डायग्राम पे चलते हैं, हम डायग्राम देखते हैं डायरेक्टली। ये आपके सामने एक बेटा डायग्राम है, इसमें देखो, ये एक बीकर जो है ये कॉपर, इसमें इलेक्ट्रोड है कॉपर का, दूसरे बीकर में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अच्छा, हाइड्रोजन तो गैस होती है सर, उसको इलेक्ट्रोड कैसे बनाया? बेटा बेसिकली करते ये हैं कि प्लेटिनम एक एलिमेंट होता है, उस प्लेटिनम एलिमेंट पे हाइड्रोजन गैस हम पास करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस ना इस प्लेटिनम एटम के अंदर ट्रैप हो जाती है, इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के अंदर ना फंस जाती है। इस ट्रैपमेंट की वजह से क्या होता है कि प्लेटिनम के अंदर हाइड्रोजन बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है एक तरीके से, और ये इलेक्ट्रोड जो है ना फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव नहीं करता। ठीक है, अच्छा अब आप देखो एक्सपेरिमेंटल सर्किट, ये आपने वोल्ट मीटर लगा दिया कि करंट जो पास हो हमें पता चले, ये सॉल्ट ब्रिज, इस तरफ आपने H2SO4 रखा हुआ है और इस वाले सॉल्यूशन में आपने कॉपर सल्फेट रखा हुआ है CuSO4। ठीक है, अच्छा कॉपर सल्फेट जब आपने यहाँ रखा तो यहाँ पे सिर्फ कॉपर सल्फेट जुड़ा हुआ नहीं होगा, बल्कि चूंकि आपने पानी में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन रखा है तो कॉपर के यहाँ पे पॉजिटिव आयन होंगे और सल्फेट के नेगेटिव आयन होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन होंगे और सल्फेट के नेगेटिव आयन होंगे। ठीक है ना, ये हमारी बात हुई हुई है। अब कल वाली बात को मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं तो कल आपको याद होगा कि जिंक के इलेक्ट्रोड में से एटम आयन बनकर, ठीक है, जिंक के इलेक्ट्रोड में से एटम आयन बनकर सॉल्यूशन में शामिल हो गया था। फिर वो दो इलेक्ट्रॉन्स ने जिंक के इलेक्ट्रोड से ट्रेवल किया था हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की तरफ। अब यहां पर ना थोड़ा सा प्रोसेस उल्टा है। यहां पर जब एक्सपेरिमेंट करवाया गया तो देखा यह गया कि बजाय कॉपर का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करता, यहां पे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड था ना उसने इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर दिया। अब हाइड्रोजन की इक्वेशन देखो, हाइड्रोजन का एक गैसियस मॉलिक्यूल है, उसने अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया उसने, और वो हाइड्रोजन का आयन बन गया। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुए, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के जरिए ट्रेवल करके कहाँ पहुंचे बेटा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के जरिए ट्रेवल करके पहुंचे कैथोड पर। अच्छा, अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से ट्रेवल कर रहे होंगे बेटा, तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि देखो, यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे मैं कोई बल्ब लगा दूं और उसमें से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो ये बल्ब लाजमी तौर पे ग्लो करेगा बेटा, क्या ख्याल है आप लोगों का? जी सर। ये बल्ब ग्लो करेगा। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर फ्लो किया, इस इलेक्ट्रोड पर आकर इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए। अब यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा नजर आ रही है,
ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा नजर आ रही है, तो कॉपर का आयन जो यहाँ पे सॉल्यूशन में कॉपर का आयन मौजूद है, ये मूव करेगा अपने कैथोड की तरफ, अपने इलेक्ट्रोड की तरफ। वहां जाकर वो उन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके वो न्यूट्रल एटम बन जाएगा। अब कल वाले केस को अगर मैं याद दिलाऊं, कल क्या हुआ था? कल जिंक के इलेक्ट्रोड में से आयन बनकर निकला था, वो दो इलेक्ट्रॉन गए थे हाइड्रोजन की तरफ, फिर हाइड्रोजन का आयन जो सॉल्यूशन में था उसने उन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था और वो न्यूट्रल हो गया था। ठीक है, अब यहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था तो ऑक्सीडेशन का अमल हुआ था, यहां पर इलेक्ट्रॉन चूंकि गेन हुआ था तो रिडक्शन का अमल हुआ था। आज यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके दो आयंस बना रहा है। अब ये एक्सटर्नल सर्किट के जरिए ट्रेवल करके कॉपर पर आ रहे हैं और कॉपर उन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो रहा है, यानी कि अब हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर पे रिडक्शन हो रही है। फर्क वाजे हुआ बेटा? जी सर। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में से निकलकर ट्रेवल हुए कॉपर की तरफ तो वोल्ट मीटर ने रीडिंग शो करी 0.34 वोल्ट्स। ठीक है, ये रीडिंग किसने शो करी कि वोल्टेज यहाँ कितना जनरेट हो रहा है भाई? 0.34 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर गैदर अप हो गए, जमा हो गए। अब ये तो वोल्ट मीटर से हमारे पास कैलकुलेशन हो गई, मतलब वोल्ट मीटर से हमें रीडिंग मिल गई। अब आगे चलते हैं और इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर हुई भी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे जिंक की हुई थी ना, जिंक के तो इलेक्ट्रोड की पूरी मैंने कैलकुलेशन की हुई थी, वैसे इसकी कैलकुलेशन हुई भी नहीं है। मैं इसकी अलग से आपको कैलकुलेशंस करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखो हो क्या रहा है, हाइड्रोजन का न्यूट्रल एटम दो आयंस में तब्दील हो रहा है, अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज कर रहा है। अब ई नॉट ऑफ द सेल जब यहाँ पे कैलकुलेट हुआ तो हमें पता है कि इसका जो मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट्स होता है। ठीक है, अच्छा, यही इलेक्ट्रॉन्स जब कॉपर के पॉजिटिव आयन ने सॉल्यूशन वाले ने गेन किए तो वो कॉपर न्यूट्रल एटम हो गया, सॉलिड बन गया। अब इससे चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये हो गया रिडक्शन, और इसका वोल्टेज कितना आया? 0.34 वोल्ट, और यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन 0 वोल्ट। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ दी सेल, पूरे सेल का ई ऑक्सीडेशन माइनस ई नॉट ऑफ द रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या है? 0 माइनस, और ये भी माइनस में ही आएगा रिडक्शन का 0.34, क्योंकि गेन हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 0.34 प्लस का। अच्छा, इसको मैंने माइनस क्यों लिया? इसको माइनस इसलिए लिया क्योंकि मैंने इसको 0 ले लिया था। अब अगर इसको 0 ले रहा हूं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ गया है ना, हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ गया है। कल क्या हो रहा था? कल जिंक से हाइड्रोजन की तरफ आ रहा था, तो हमने ये जो वोल्टेज आया था इसको हमने पॉजिटिव वोल्टेज कंसीडर करके सॉल्व किया था। अब चूंकि हाइड्रोजन से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहा है तो जो भी पोटेंशियल होगा उसको हम पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? पॉजिटिव 0.34। अब हमारी कल क्या बात हुई थी कि हाइड्रोजन 0 पर है, जिस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आएगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जिस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आएगी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इस वजह से कॉपर यहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है।
बात समझ में आ गई बेटा सारी? नो सर, एंड वाला नहीं समझ आया। एंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है ना? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है? नहीं बेटा, ऐसा किसने कहा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है? वो तो आइन होता है ना, कि अगर जैसे Cl नेगेटिव आइन है तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। ये बेसिकली जो हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं ना, ये हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग बात है बेटा, और ये आइन जो है ना, ये अलग बात है। बात समझ में आ रही है? तो सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव साइन यूज होगा? हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइन जो है वो इंडिकेट करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, बट इसको ऐसा कहना ज्यादा बेहतर होगा वैसे सुमैया, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोड है जिसकी 0.8 पोटेंशियल है और एक इलेक्ट्रोड है जिसका 0.4 है। अब इन दोनों को मैंने उठाकर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सर्किट में लगा दिया, तो 0.8 वाला लॉस करेगा और 0.4 वाला गेन करेगा। अच्छा, अब देखा जाए तो है तो सर दोनों नेगेटिव, तो फिर एक गेन एक लॉस क्यों कर रहा है? बेटा देखो, एक कम नेगेटिव है, एक ज्यादा नेगेटिव है। इसको स्टैंडर्ड बनाओ ना कि हाइड्रोजन 0 है, यानी कि जो बड़ी होगी वैल्यू वो गेन करेगा, जो छोटी होगी वो लॉस करेगा। क्लियर? सर इधर हाइड्रोजन ने गेन लॉस किया ना इलेक्ट्रॉन? जी बेटा, इधर हाइड्रोजन ने लॉस किया, क्योंकि देखो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34 होता है और हाइड्रोजन उसके मुकाबले में 0 होता है। तो जो वैल्यू बड़ी होगी वो गेन करेगा, जो छोटी होगी वो लॉस करेगा। तो इसलिए हाइड्रोजन ने लॉस किया, कॉपर ने गेन किया। ओके सर। और कल क्या हो रहा था? कल जिंक की वैल्यू थी -0.76 और हाइड्रोजन की थी 0। तो अब बड़ा कौन हुआ? हाइड्रोजन बड़ा हुआ, तो इसने गेन किया, इसने लॉस किया। ओके सर। और कोई सवाल बेटा? सर अपने ऑक्सीडेशन पे 0.34 नहीं आएगा? नहीं बेटा, वो 0 है ना, हाइड्रोजन को तो हमने 0 लेते हैं ना, हमने कल ही तो इस हवाले से बात की थी। क्लियर है? जी सर। कोई सवाल तो नहीं बेटा? सर जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर होगा वो गेन करेगा और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो लूज करेगा। जी बेटा, ऐसा ही है। सही है। आगे चलूं? यस जी। चलो अब